हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई से या तो फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2 की। लगभग गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी तक हम लोग ने पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन तक। तो आज हम बात करेंगे जी और जी में संबंध। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने बात की थी इस फार्मूले की, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या ये स्मॉल आर कह देते हैं आर स्क्वायर। तो इसमें जो आर था वो दो पिंडों के बीच की रेडियस थी। m1 m2 था जो दो पिंड लिए गए थे, जो दो बॉडीज उसमें ली गई थी, कंसिडर की गई थी, उन दोनों के मासेस थे। और f जो उनके बीच का फोर्स था। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हमने अर्थ को कंसीडर किया। ये हो गई हमारी प्यारी सी अर्थ। इसका हमने द्रव्यमान कंसीडर किया m, ये है इसका सेंटर। इस सेंटर की हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो सर्किल नहीं है, हमारा अर्थ एक स्फेयर है, एक सेंटर है, सॉरी एक स्फेयर है हमारा अर्थ। तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, हमने इस रेडियस को मान ली आर ई बिलोंग्स टू अर्थ, ठीक है। और या इसको इस तरह कर देते हैं, हमने ये मान लिया इसकी रेडियस आर ई। और यहाँ पे मान लीजिए कोई पिंड है एम बॉडी का, एम द्रव्यमान का, एम मास का, और यहाँ से पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी तल है, ये जो है सरफेस है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो है h। यहाँ से यानी कि जो सरफेस से इस बॉडी की डिस्टेंस है वो है h, सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस अर्थ की वो है आर ई, एम जो है वो। अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या लगेगा, तो जो फोर्स लिखा जाएगा F बराबर एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स। आर ई प्लस एच क्यों, कि हम पहले क्या लिखते थे, हम लिखते थे m1 m2, सॉरी यहाँ पे g भी रहता है, सॉरी वो भूल गया गलती से। F बराबर g एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। जैसे कि हम लोग क्या लिखे थे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो r है वो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, तो हमने इस r को दो भाग में तोड़ दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, कि जो पहली डिस्टेंस होगी वो सेंटर से जो सरफेस तक होगी अर्थ के, वो आर ई कंसिडर कर लेंगे, और जो आर ई जो सरफेस से बॉडी तक की डिस्टेंस होगी उसको हम h, स्मॉल h से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये हो गई हाइट और ये हो गया जो है हमारा आर ई यानी अर्थ की रेडियस। तो इतना आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब दूसरी बात करते हैं, ये इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन वर्टिकल है। अगर ये ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी, तो उन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही फॉर्म्स में हम स्मॉल g का कंसीडर करेंगे। यानी अगर हम ये कह दें कि इस बॉडी में जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो जाएगा F बराबर m इंटू जी। ये दोनों फोर्स ये इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से इसके राइट हैंड साइड को हम दोबारा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg बराबर जी कैपिटल एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से एम हट जाएगा, ये क्या बना, ये हमारा रिलेशन आया जी और जी में, ये हमारा रिलेशन आ गया गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं इसके। ये हो गई। अब अगर हम एक दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, अब हम क्या बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे ना हो करके, जैसे कि इस बॉडी को हम यहाँ पे ना करके हम यही मान लेते हैं। अगर हम यहीं पे बॉडी कंसीडर करते हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया,
इसको हमने यहीं पर मान लिया बॉडी को, तो ये क्या हो जाएगी। अब हमने क्या कहा था, हमने सरफेस से इस स्मॉल एम मासिव बॉडी की डिस्टेंस को h कंसीडर किया था, लेकिन अब तो ये सरफेस पर ही आ गया है ना, तो यहाँ पे h की कोई बात है नहीं, तो इस पोजीशन में h जो है वो 0 हो जाएगा। हमारा h जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा फॉर्मूला हम देखते हैं। जब अगर बॉडी प्लेस्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ है वस्तु पृथ्वी के तल पर स्थित हो, इसका मतलब h 0 हो जाएगा। अगर h 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम यहां से लिख सकते हैं, यानी कि इससे और इस कंडीशन से मिलके क्या बनता है, तो बनेगा g बराबर जी me अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका दूसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला आ गया, ये हो गया। यानी कि एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला जैसे कह दे कि अर्थ है, अर्थ की सरफेस से जो है 64 किलोमीटर ऊपर या 128 किलोमीटर ऊपर कोई वस्तु रखी है, उस पर जो है जी का मान क्या हो, ये इस जी का मान क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे तो जैसे हमको तो पता है कि जी का मान क्या होता है। अब देखिए जी का मान जो पता है वो यहीं से निकला है, जी का मान होता है वो नियरली इक्वल टू 9.77 के अप्रोक्सीमेट 9.77 निकलता है। उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.80 लेकर के हम कैलकुलेशन करते हैं। ये वैल्यू इससे निकली है, कैसे निकली है अभी मैं आपको रास्ता बता देता हूं उसका, उसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया है कि जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कल इसकी वैल्यू कमेंट करेंगे, क्या यही आती है वैल्यू या ये वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है वो कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये बात हो गई दोनों कंडीशन पर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जी है, ये कैपिटल जी है, एम ई यानी हमको पहली बात तो अर्थ का मास चाहिए, दूसरी बात अर्थ की रेडियस चाहिए। अगर हम अब डिस्टेंस, अब हम जाने की कौन सी बॉडी कहाँ रखी है, तो हम एच के पीछे ना पड़ के हम इस कंडीशन पर जी का मान निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन में जी का मान क्या होगा, हमको जी की वैल्यू पता है, ये बात पिछले लेक्चर में पता चल चुकी है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इतनी बातें क्लियर है। एम ई की वैल्यू क्या होती है और आर ई की वैल्यू क्या होती है, इसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये तीनों वैल्यू को उठाकर रख देंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जी बराबर 9.77 ही वैल्यू जहां तक है आनी चाहिए, या थोड़ी सी वैरी करेगी उसको हम अप्रोक्सीमेट 9.80 वैल्यू रख देते हैं। तो इतना मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये दो वैल्यू एम ई पृथ्वी की ये क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू क्या होती है, और आर ई ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ये प्रयोगों द्वारा निकाला जा चुका है, ये अगर आप सर्च करेंगे तो नेट पर भी मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप नेट पर भी ढूंढ सकते हैं। तो मास ऑफ अर्थ
इसकी वैल्यू होती है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। किलोग्राम SI यूनिट में कंसीडर करते हैं। और जो RE की वैल्यू होती है वो लगभग लगभग यही होती है 6.4 इंटू 10⁻6 ये मीटर में होती है और 6400 ये किलोमीटर में होती है। ये वैल्यू दी गई है। अब इन वैल्यू, इस दोनों वैल्यूओं को अब इसमें नहीं, इन दोनों वैल्यू को आप इसमें और आप इसमें पुट करके जी की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी आती है जी की वैल्यू। ठीक है। अब जब हमने मास देख लिया है तो हमने क्या कहा कि ये लगभग इसको हम गोल मान सकते हैं। गोल है नहीं लेकिन हम इसको एक गोला मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनी प्यारी सी अर्थ के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे हम रेडियस RE ले सकते हैं। एक सिंबलाइज कर दिया गया है इसको। ठीक है। तो RE का होल क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। मास तो अभी हमने देखा ही है, वॉल्यूम देख लिया है। अब अगर हम इसकी डेंसिटी कंसीडर करना चाहें तो व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? आप डेंसिटी से क्या समझते हैं? डेंसिटी इज जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन का एक अनुपात होता है। तो डेंसिटी को हम जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। और इसका मास क्या होगा? हमने मास कंसीडर किया है ME। और वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई RE क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई RE क्यूब। या तो हम यहां से कंसीडर करेंगे या तो हम इस जगह से कंसीडर करेंगे, सॉरी इस जगह से इसकी वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन अगर आपको बाय चांस ME का फार्मूला नहीं पता है तो यहां से हम ME का फार्मूला निकालेंगे। ME बराबर क्या आएगा? अगर हम इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और G को नीचे लेके आएंगे, इतनी कैलकुलेशन देखिए, हम स्मॉल g को RE स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और G को बाय लेके आएंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा G RE स्क्वायर अपॉन G इंटू 4/3 पाई RE क्यूब। ये फार्मूला बनेगा। ये क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसमें h है और h की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम एक जनरल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, हम एक डेंसिटी निकाल रहे हैं और हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, हमको h नहीं पता है। तो ये फार्मूला यहीं पे आके अपने में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसी वजह से हमने h को 0 माना और हम यहाँ पे निकालते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और भी आती है, वो भी देखेंगे। तो ये वैल्यू यहां से कट जाएगी, ये 3 ऊपर चला जाएगा। फाइनली हम क्या देखेंगे? फाइनली वी गेट 3g अपॉन 4 पाई RE इंटू G। जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3g अपॉन 4 पाई R इंटू G। ये आ गई वैल्यू। अब हमको पता है G की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 3.14। RE की वैल्यू ये लिखी हुई है, अभी भी बताया जा चुका है, मीटर में रखिएगा। G की वैल्यू ये आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका था, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। रो का जो मान होता है उसको यहाँ पे जब आप कंसीडर करेंगे तो ये वैसे पावर में इतना नहीं आएगा, लेकिन तब भी जितना भी आता है वो बहुत ज्यादा ही माना जाता है। लगभग ये आएगा 5.5 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर क्यूब।
ये वैल्यू आती है इसकी, ये हो गया आपका पूरा। आप चाहे तो इसको एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं या इसको एक नोट डाउन कर सकते हैं। ये अच्छा फार्मूला है, ये कभी कभी पूछ लेता है। ये हो गया, ये इसकी वैल्यू आती है। इस वैल्यू को भी आप कहीं ना कहीं एक जगह नोट करते रहिएगा। ये दोनों भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू याद रहती है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं याद रहेगी तो इस फार्मूले से आपको घुमाना पड़ेगा थोड़ा बहुत सवाल को, जो भी दिया होगा। तो ये हो गया इसमें इतनी बातें। अब एक बात और देखते हैं, ये थोड़ी अब क्या कहा जाए, कैसी बातें हैं जी। हमने क्या कहा था कि हमने इस फार्मूला अगर देखा जाए तो हम एक बॉडी कंसीडर की थी, उसकी डिस्टेंस को h माना था, यहां से इसकी डिस्टेंस को re माना था, ठीक है h। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो g है वो m पर निर्भर नहीं कर रहा है। g है तो वो m पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम एक वस्तु और ले लें m1, उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगर m1 के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और m के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों तो सेम होगा ना, यानी कि g सभी चीजों के लिए सेम होता है। दूसरी बात, इसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे बहुत लोग ने सुना होगा कि अगर हम एक रुई के थोड़े से एक रुई क्वांटिटी को गिराएं और एक पत्थर को गिराएं, लोहे को गिराएं, तो कौन सबसे तेज पहुंचेगा? तो उसमें आंसर आता है कि दोनों लोग समान अवस्था में यानी कि समान समय में पहुंचेंगे। तो इसका एग्जाम्पल यही है आपका, इसी की वजह से समान समय में आता है। लेकिन जो एयर फ्रिक्शन होते हैं, जो है विस्कस फोर्स होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, इन सब के कारण जो लोहा यानी कि जिसमें भार ज्यादा होता है वो चीज जल्दी नीचे आ जाती है, और इसमें भार कम होता है वो चीज देर में नीचे आती है। उसका कारण वो होता है, अगर एयर फ्रिक्शन या इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो ये पूरा मान लिया जाएगा। इतनी बातें इसमें थी। अब हम बात करेंगे इस जी के वेरिएशन की, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का वेरिएशन कैसे कैसे होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की अपनी दो गति होती है, एक अपने अक्ष पर जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है, और एक जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक। तो पृथ्वी की अपनी दो गति होती है, इन दोनों गतियों को हम देखेंगे। पहले जी में परिवर्तन देखेंगे। तो variation in the value of small g। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, इसको ऐसे लिखते हैं, दूसरा परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है, जी डैश बराबर जी अपॉन, क्या है, जी डैश बराबर जी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और दूसरा है जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये है। इसमें क्या होगा, इसमें भी जी की वैल्यू जी से बड़ी होगी और इसमें भी जी डैश की मतलब जी की वैल्यू जी डैश से बड़ी होगी। दोनों ही सूरतों में जी की वैल्यू हमेशा जी डैश से बड़ी होती है। ऐसा होता क्यों है? तो इसका कारण वही है, पृथ्वी की गति। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, अब देखिए ये मान h पर, देखिए आपका आर ई तो फिक्स है दोनों जगह, हमेशा h वैरी करेगा। तो h वैरी के कारण ही जो है g का मान बढ़ता है और घटता है, ठीक है। अब पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण जी के मान में
परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है ये 2 प्रकार से होता है आपका। पहला तो होता है कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमना, और दूसरा होता है पृथ्वी की आकृति पर। तो पहला हमने लिया पृथ्वी की आकृति के कारण, और दूसरा लिया अक्ष के परितः। पहला क्या लिया हमने? पहला लिया आकृति के कारण, और दूसरा लिया अक्ष के परितः गति के कारण। ठीक है। अब आकृति के कारण क्या होता है? आकृति के कारण क्या होता है कि वो, जैसे कि पहली बात तो गोल है नहीं, ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी हमारी चपटी है। अगर ध्रुवों पर चपटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर लगभग वैरी करती है, 21 किलोमीटर। ठीक है। इसलिए विषुवत रेखा से दूर जाने पर और पास आने पर जो है वो क्या होता है, जी का मान बढ़ता और घटता रहता है। जी का मान बढ़ता और घटता रहता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अक्ष के परितः गति, जब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के परितः गति करती है तो उसके ऊपर जो कण रहते हैं वो भी गति करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर से जितने भी बॉडी है, पृथ्वी के सरफेस पर जितने भी लोग हैं वो भी अपने अक्ष के परितः गति करते हैं, और इस कारण जो है एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होता है, एक सर्कुलर मोशन होने लगता है। और ये जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ये अपने सेंटर के अकॉर्डिंग जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है जनरेट करने लगती है, जिसमें से जो जी की वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम होती है। इस कारण ये जो है वो जी की वैल्यू इसमें वैरी करती है। वृत्तीय गति के अभिकेंद्रीय त्वरण, इसलिए जी की वैल्यू वैरी करती है। तो ये हो गया जी के बारे में पूरा। मतलब ये लगभग चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसमें इतना ही बचा था। जो न्यूमेरिकल बचे हैं उसको आप लोग लगाइए, जो सेट आप लोग ने लिए हैं, जो किताब आप लोग ने ली है उसके न्यूमेरिकल आप लोग लगाइए। जो नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या चीजें इसमें खराब थी ताकि उसको दोबारा सुधारा जा सके। आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिन भी सोशल मीडिया पर आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का ये लेक्चर खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगली बार कोई नया लेक्चर किसी एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने पढ़ाई का, परिवार का ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि ये एग्जाम क्रैक हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।